हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हमने इसमें रीजनिंग वाला यानी कि पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 31 से। एक शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वे, पहला ऑप्शन है, समाज में सम्मान प्राप्त करता है। बी ऑप्शन है, योग्य शिक्षक बन जाता है। सी ऑप्शन है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। या डी ऑप्शन है, वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर बना सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर बना सकता है। अब शिक्षक को विषय का यानी कि जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट ये दर्शाती है कि जब उसको नॉलेज होगी तो छात्र जो हैं उसकी स्टडी में, अगर उसकी टीचिंग पेडागोजी अच्छी होगी तो उसके साथ अट्रैक्ट करेंगे और वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है, छात्र बेहतर अधिगम करते हैं। बी ऑप्शन है, शिक्षक स्पष्ट व्याख्या देते हैं। सी ऑप्शन है, अधिक परीक्षाएं ली जाती है। या डी ऑप्शन है आपका, शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं। तो सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि छात्र जो है बेहतर अधिगम करते हैं। बेहतर अधिगम करने का मतलब जो है कि बेहतर सीखते हैं। तो जब आप सफल शिक्षा तभी होगी जब छात्र बेहतर सीखेगा। एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जो वो पढ़ा रहा है छात्र उसको सीखे, और बाकी व्याख्या देना, अधिक परीक्षा लेना, ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। इसमें बेहतर सबसे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं, यह ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक स्तर पे बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की बात चल रही है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर के बच्चे किसी संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट को किस तरह बेहतर सीखेंगे। यानी कि किसी का कॉन्सेप्ट बनाना है प्राइमरी एजुकेशन के, प्राइमरी स्तर के बच्चों का, तो उनको सुनकर यानी कि उनको सुनाकर, बोलकर, लिखकर या करके। तो सुनकर, बोलकर, लिखकर में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा करके होगा, यानी कि करने में। और इसके बारे में जॉन डिवे ने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप उसको सर्च कर लेंगे। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का सिद्धांत। और ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ये दिया था जॉन डिवे ने। जॉन डिवे एक आपके फिलोसोफर रहे जो जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि जितना आप करेंगे उतना आप बेहतर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आपकी कक्षा में एक बच्चा कभी अपनी गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है। एक अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी कि एक क्लास में एक बच्चा है आपका जो कि आप होमवर्क दे रहे हैं और वो होमवर्क करके नहीं ला रहा है, तो आप क्या मतलब रिएक्शन देंगे उस बच्चे के ऊपर? पहला ऑप्शन है, उस बच्चे की पृष्ठभूमि और घर के हालात जानने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन है, कुछ दिन उसकी भूल को नज़रअंदाज और फिर सजा देंगे। यानी कि पहले उसको इग्नोर कर देंगे कि चलो एक दिन 2 दिन छोड़ दिया, और फिर बाद में उसको सजा देंगे, कोई पनिशमेंट देंगे। तो पनिशमेंट वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, आप देखते ही उसको कट कर दीजिए। सी ऑप्शन है, उसे किसी होनहार बच्चे से मदद लेने को कहेंगे। होनहार बच्चे से मदद लेगा तो वो क्या होगा, और अगर वो अच्छा बच्चा भी होगा तो मतलब इसमें क्या है कि एक तरीके से नेगेटिव फीलिंग आएगी। प्रिंसिपल से उस बच्चे को बात करने को कहेंगे। प्रिंसिपल इसमें कुछ नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एक काम करेंगे कि उनके जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन भी है, उस बच्चे की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि वो बच्चा किस हालात से आ रहा है या उसके घर में क्या हालात हैं, क्या वो काम करने के लायक है या वो इतना काम नहीं कर पा रहा है, या उसको घर में टाइम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो स्कूल से जाने के बाद और क्या काम करता है। हो सकता है वो किसी फैक्ट्री में काम करता हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा काम किया जाता हो जिसको वो पूरा दिन करता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे कपड़े, कोई कपड़ा बुन सकता है, या एग्जाम्पल के तौर पे कोई खिलौने बनाने की फैक्ट्री में लग जाता है। तो वो सारे के सारे हालात जो है आपके पृष्ठभूमि को देखने के लिए
टीचर को चाहिए कि वो उन सारे हालात को जानने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्नलिखित में से बच्चे को नैतिक शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। नैतिक शिक्षा का मतलब है दोस्तों आपका मॉरल वैल्यूज़। तो यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ की बात चल रही है कि आप मॉरल वैल्यूज़ को किस तरीके से बच्चों में डाल सकते हैं या किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहला ऑप्शन है प्रतिदिन सुबह की सभा में किसी एक नैतिक मूल्य पर बातचीत की जाए, यानी कि जो आपकी प्रेयर होती है उसमें एक मॉरल वैल्यूज़ की बात की जाए। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। पाठ्य चर्चा में इस विषय के शिक्षा के नाम से जोड़ा जाए, यानी कि पाठ्य चर्चा जो है यानी कि आपका एक इसका सब्जेक्ट बना दिया जाए मॉरल वैल्यूज़ का। चलो ठीक है, आगे देखते हैं और इससे बेहतर ऑप्शन, लेकिन ये भी बेहतर ऑप्शन नहीं है। प्रार्थना सभा में सब छात्रों को अपनी मान्यता अनुसार प्रार्थना करने की छूट हो, यानी कि जो आपकी एक सुबह की मॉर्निंग जो प्रेयर है उसमें सभी को छूट हो कि वो जो प्रेयर करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे भी कोई आपका मॉरल वैल्यूज़ डेवलप नहीं होगी। सी ऑप्शन है शिक्षक को स्वयं वांछनीय नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। ये इसका राइट ऑप्शन भी है दोस्तों, यानी कि बच्चा कब सीखेगा मॉरल वैल्यूज़, जब टीचर खुद मॉरल वैल्यूज़ को करके दिखाए, जब भी वो मॉरल वैल्यूज़ को सीखेगा। जब तक टीचर मॉरल वैल्यूज़ को अपने आप से नहीं झलकाएगा तब तक बच्चा उसको देखकर नहीं सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 अपनी दृष्टि से कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि आपकी दृष्टि में जो आपकी नज़र में जो है आपके जो आपको जो अच्छा लगता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षक का स्थान यानी कि प्लेस ऑफ द टीचर, स्वच्छ वातावरण यानी कि जो आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं बार बार कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए, या शिक्षण सामग्री जो आप लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, या नवीन शिक्षण विधियाँ यानी कि न्यू टीचिंग मेथड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों न्यू टीचिंग मेथड, ऑप्शन नंबर डी, या न्यू टीचिंग प्रोसेस भी हम इसको कहते हैं। मेथड इसका राइट ऑप्शन होगा न्यू टीचिंग मेथड। नवीन शिक्षण विधियाँ अगर हम टीचिंग में यूज़ करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, यानी कि टीचर का ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सी क्वालिटी है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नाराज़ नहीं होना, ठीक है, ये चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है पक्षपात न करना, यानी कि आप किसी से पक्षपात न करना। बी ऑप्शन है छात्रों की समस्याओं को सुनना, या डी ऑप्शन है दोस्तों समय का पाबंद होना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा कि छात्रों की समस्याओं को सुनना। जब आप छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे तब क्या होगा, वो आपसे थोड़ा मतलब अपनी बात को शेयर भी करेंगे और आपकी टीचिंग में वो रुचि भी रखेंगे। और आपसे अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत सिली क्वेश्चन है, बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो भी आपसे जल्दी से पूछ लेंगे, तो वही सबसे ज़्यादा पसंद होगा। क्वेश्चन नंबर 38 ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है। अच्छा लेखन, ठीक है, चलो अच्छा लेखन भी। अधिक लेखन की ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो। बड़े अक्षरों में लेखन कि इतना बड़ा बड़ा लिख दो कि सब बच्चे नज़र आ जाए, या लेखन का साफ दिखना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखन का साफ लिखने में सब कुछ आ जाएगा, अच्छा लेखन भी और बड़े अक्षर में लिखना भी। मतलब इतना लिख दिया जाए कि हर एक बच्चा आसानी से उसको पढ़ ले, और इतना अच्छा लिख दिया जाए, मतलब अच्छा लिखने का मतलब इतना साफ लिख दिया जाए कि हर एक बच्चा उसको आसानी से पढ़ ले, बस ये होता है लेखन का साफ दिखना। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतिक नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है उत्सुक होना और सवाल उठाना, यानी कि क्यूरियोसिटी डेवलप करना और कोई क्वेश्चनिंग करना, ये तो साइंटिफिक तरीका है, आपका साइंटिफिक तरीका है ये वाला, तो ऑप्शन में नहीं होगा। निजी आस्था को सर्वोपरि रखना, प्रमाण के आधार पर देना, यानी कि कोई आप रिजल्ट निकाला उसके बेसिस पर आप कोई तर्क दे रहे हैं, या प्राकृतिक घटनाओं के कारण ढूंढना, प्राकृतिक घटनाएं क्यों हो रही है इसका कारण ढूंढना, ये भी साइंटिफिक है। प्रमाण के आधार पर तर्क देना, ये भी साइंटिफिक, और उत्सुक होना और सवाल उठाना, ये भी साइंटिफिक संकेत है। बी ऑप्शन जो है निजी आस्था को सर्वोपरि रखना, ये ऑप्शन
गलत है, इसके अंदर गलत ही पूछा था, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर भी आपसे नहीं है पूछा है दोस्तों। बच्चे खेल खेल में सीख लेते हैं, हर बालिका सीखने में सक्षम है, सीखने के लिए भय आवश्यक है, बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है कि भाई बच्चे खेल खेल में सीख लेते हैं, हर बालक सीखने में सक्षम है, यानी कि हर एक बच्चा सीख सकता है, ये भी ठीक है। और डी जो है बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, ये भी ठीक है। तभी हम बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में रखते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि या डिस्कशन कराते हैं कि भाई बच्चे एक दूसरे को देख के सीखें या करके सीखें। तो 40 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए भय आवश्यक होता है, यानी कि डर आवश्यक होता है सीखने के लिए। ऐसा नहीं है और नहीं पूछा था आपसे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 40 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे। यानी कि आपको छात्रों में रुचि पैदा करनी है खेलों के लिए। आप क्या करेंगे, खेलों के महत्वपूर्ण पर भाषण देंगे। चलो आगे देखते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, या उपरोक्त सभी। अब देखो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब खेलेंगे उनके साथ तो उनको खिलाएगा, साथ में उनको भाषण भी दे देंगे, तो ये भी ठीक है। अच्छे खिलाड़ी को उदाहरण देंगे तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं होता और यहाँ पे हो जाता नन ऑफ दीज, तो फिर आपका ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर सी कि उनके साथ खेलेंगे। क्योंकि खेलेंगे तो वो करके सीखेंगे, जिससे खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, यानी कि डिस्टर्ब कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है किसी छात्र को, उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी कि आप उसके टीचर हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, यानी कि उसको क्लास में भरेआम उसको डांटेंगे और उसको बुरा भला कहेंगे, निंदा करेंगे उसकी एक तरीके से, या उसे सज़ा देंगे। तो सज़ा देने वाला ऑप्शन भी गलत है। निंदा कर देंगे तो वो बच्चा फिर आपके लिए नेगेटिव फीलिंग लेकर आ जाएगा और उसकी बेइज्जती से फिर आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं देगा और आपकी एजुकेशन में आप जो पढ़ाएंगे उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा। समस्याओं की जानकारी लेंगे या उससे क्लास से बाहर निकाल देंगे। क्लास से बाहर निकालना भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी आप हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी, जो भी घटना हुई, जो भी समस्या हुई, क्यों हुई है, उसके पीछे का आप जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई वो तंग कर रहा है उस बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 43, इग्नू की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 1980, 1981, 1985 या 1984। तो 43 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1985। इग्नू की जो स्थापना वर्ष है वो 1985 है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी के बेसिस पर कि एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1961 के अंदर, और यही इसका लास्ट ईयर आंसर भी था। अब आपके लिए टास्क ये है कि इग्नू की फुल फॉर्म क्या है और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, उसकी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी सिस्टम की बात करती है। यानी कि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें कौन सी एजुकेशन की बात की गई है। तो आपको ऑलरेडी कई बार आपने पढ़ा है इसको, वो सिस्टम है 5+3+3+4। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य जो है वो क्या है। बालक को साक्षर बनाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, या बालक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, या बालक को आज्ञाकारी नागरिक बनाना। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारी चीज़ें शामिल हो जाएगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही होती है, तो ऐसा नहीं है। क्यूरियोसिटी डेवलप की जाती है, पैदा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। पढ़ने से बढ़ती है, इतना बेहतर ऑप्शन नहीं है लेकिन
ठीक है, अध्यापक में अवश्य होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। पैदा की जाती है, क्यूरियोसिटी जो है ना वो डेवलप की जाती है, पैदा की जाती है, तो इसका 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, कई बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षकों को प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए सीखने के अनुभव की योजना बनाना, बी ऑप्शन है शैक्षणिक नीतियों को लागू करना, सी ऑप्शन है छात्रों के रिकॉर्ड को बनाए रखना, या डी ऑप्शन है छात्रों को अनुशासित रखना। तो 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब बच्चों के लिए सीखने के अनुभव की योजना बनाना, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होगी कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हो, जो उनको अनुभव कराना चाह रहे हो, उसकी पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद लागू करना, रिकॉर्ड बनाना, अनुशासित रखना वो बात की बात है। पहले जो है आपका अनुभवों की योजना बनाना होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है उपलब्ध बुनियादी ढांचा, बी ऑप्शन है उपलब्ध जनशक्ति, शिक्षक और प्रिंसिपल, या छात्रों की उपलब्धि, सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि बुनियादी ढांचा भी चाहिए आपको, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी चाहिए, बिल्डिंग वगैरह। उपलब्ध जनशक्ति जिसमें शिक्षक भी आ जाएंगे, प्रिंसिपल भी आ जाएंगे और बाकी स्टाफ भी आ जाएंगे, ये भी, और छात्रों की उपलब्धि भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। 49 में चलते हैं, किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना किसके अनुसार बनाई जानी चाहिए, यानी कि कोई भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी एक योजना बनाई जा रही है, वो किसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, बालक की रुचि, बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो 49 का भी आप जैसा समझ पा रहे हैं कि बच्चों की रुचि भी होनी चाहिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, और क्षमता जितनी हो उतनी ही योजना बनानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास की NCERT की मैथ्स कराने लग गए, या कोई 10वीं क्लास की बुक पढ़ाने लग गए, तो उसकी क्षमता से वो बाहर हो जाएगी। तो सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि उसकी रुचि भी हो, उसकी ज़रूरत भी हो और उसकी क्षमता भी हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 50, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है स्वयं इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे, बी ऑप्शन है बच्चों को सफाई के महत्व पर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कोई लेख पढ़ने को देंगे, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, या डी ऑप्शन है इन बच्चों को कोई दूसरा काम दे देंगे। तो दूसरा काम देने से बात नहीं बनेगी, वो उस काम में भी आनाकानी कर सकते हैं। प्रिंसिपल से शिकायत करना एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। महात्मा गांधी के लेख पढ़ना कोई अच्छा आंसर नहीं है। अब बच्चे को आपको सिखाना है, क्या सिखाना है, आपको ये सिखाना है, वैल्यूज सिखानी है, किस चीज़ की, कि स्वच्छता अभियान से एक तरीके से सफाई के लिए आपको प्रेरित करना उसको। तो आप क्या करेंगे, स्वयं उस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। टीचर जब करेगा तो टीचर को देखकर बच्चा सीखता है और बच्चा फिर करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 50 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, छात्र निम्न में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। बोर्ड पर खराब लिखावट, विषय की अज्ञानता, बी पक्षपात पूर्ण व्यवहार, या कक्षा में लेट आना। तो सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय की अज्ञानता। अगर टीचर को विषय की अज्ञानता है, यानी कि जिस चीज़ का वो टीचर बनाया गया है, मान के चले हिंदी का है, अगर हिंदी के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो फिर बच्चे जो है उसको नापसंद करने लगते हैं। उसकी एजुकेशन में उसकी जो पढ़ाना चाहता है उसको वो पढ़ना फिर बंद कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इसलिए भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक की कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, यानी कि नॉट पूछा गया है। कहानियाँ सुनाना, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना, बच्चों के साथ मिलकर कविता पाठ करना, या महान लेखकों की जीवनी स्मरण करवाना। अब यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर पर हम महान लेखकों की जीवनी, यानी कि उनके महान लेखक के बारे में कभी या जीवनियाँ उनके बारे में नहीं पढ़ने के लिए या स्मरण करवाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अगर आपकी कक्षा में पीछे की बेंच, यानी कि जिसको हम बैक बेंचर्स कहते हैं, ये छात्र हमेशा बात कर रहे हैं, तो आपको
क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए उस ऑप्शन नंबर है उन्हें सामने की बेंच पर बैठने को कहें, उन्हें वही करने दो जो कर रहे हैं, उससे तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर वो एजुकेशन जो आप देना चाह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उन्हें दंडित करेंगे तो दंडित भी नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉइंट है। प्रिंसिपल से शिकायत तो पहले ही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आप उनसे एक चीज़ कहेंगे कि आप सामने आ जाए, यानी कि सामने की बेंच पर आप बैठ जाए। उससे क्या होगा कि वो बात करना बंद कर देंगे और थोड़ा जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वहाँ पर वो कम से कम पढ़ने पे फोकस करना चालू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे करना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। बी ऑप्शन है पद से इस्तीफा दे दे। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों में दोष खोजे, या डी ऑप्शन है लिखना शुरू करें। तो देखो, पद से इस्तीफा देना नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। विद्यार्थियों में दोष खोजना, ये तो बहुत नेगेटिव पॉइंट हो गया। और सिर्फ लिखते रह जाना, तो लिखने से क्या होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो राइट ऑप्शन है शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करें। यानी कि टीचिंग का जो मेथड है टीचर का, उसको चेंज करे, उसको एक बारी मूल्यांकन करें, यानी कि इवेल्युएट करें खुद की टीचिंग को कि क्यों बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो रही मेरी टीचिंग में, और उसमें क्या करें, सुधार करें, उसमें फिर चेंजेस लाए, कुछ क्रिएटिव करें या उसमें पूरी तरह चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 55, विद्यालयों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? यानी कि एक कोई स्कूल है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर अलग अलग टाइम पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, बहुत कल्चर इवेंट कराए जाते हैं, उनका क्या मकसद होता है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? पहला ऑप्शन है ये बच्चों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करते हैं। बी ऑप्शन है ये शिक्षकों के खाली समय का सदुपयोग करने में सहायक होते हैं, या सी ऑप्शन है ये मनोरंजन का साधन होते हैं, या डी ऑप्शन है ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो 55 का दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका कल्चर जो फेस्ट होते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, ये सारे के सारे जो है एजुकेशन का ही पार्ट होते हैं, और एजुकेशन के अंदर ये सारे के सारे क्या करेंगे, मिलकर जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के उनको पूरा करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, आप किस कारण शिक्षक बनना चाहते हैं? और ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं या क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बी ऑप्शन है अधिक ट्यूशन पढ़ाने के लिए, भी नेगेटिव पॉइंट है। नेता बनने के लिए भी गलत पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाज को आदर्श बनाने के लिए, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बच्चे का प्रथम शिक्षक है। ऑप्शन नंबर ए पिता, बी माता, सी प्राइमरी शिक्षक, या डी परिवार। तो 57 का दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी माता। ऑप्शन नंबर बी माता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम शिक्षक कहा जाता है कि माँ होती है, पहला जो शिक्षक होती है वो माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 58, बच्चों के अभिभावकों के साथ होने वाली मीटिंग में आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक पीटीएम रख रहे हैं, जिसको हम पीटीएम का नाम पेरेंट टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं। पीटीएम उसका शॉर्ट फॉर्म है, पीटीएम होने वाली है। और आप फिर क्या करेंगे एज अ टीचर, आप क्या करेंगे? बच्चों की कमियों को उनके माता पिता के सामने उजागर करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा आपके बारे में नेगेटिव फीलिंग ला सकता है। बच्चों की प्रदर्शन की तुलना अन्य बच्चों के साथ करेंगे, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। अभी अच्छे अभिभावक की जिम्मेदारी पर एक लेक्चर आयोजित करेंगे। इससे क्या होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा कि सिर्फ अभिभावकों की जिम्मेदारियों की जिम्मेदार पर एक लेक्चर हो जाए। जबकि करना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों से सलाह मशवरा करेंगे कि आपका बच्चा क्यों कम नंबर ला रहा है या आपके बच्चे में कहाँ कमी है। इसके लिए मशवरा करेंगे, सलाह लेंगे, आप भी सलाह देंगे और उनके यानी कि आपके जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनसे भी कोई मशवरा करेंगे या उनसे सलाह ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान करते हैं, यानी कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके साथ आपके कैसे संबंध होंगे? दूरी बना लेंगे। दूरी बनाने से क्या होगा, वो और ज़्यादा करने लगेंगे। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरे बच्चों से उन्हें दूर रखने की कोशिश करेंगे। ये तो ठीक है कि भाई रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी ठीक नहीं होगा, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं अगर उन्हें दूर रखेंगे तो फिर वो बच्चे
अपने आप में लगे रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। तो 59 का दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो उनकी सहायता कैसे करेंगे, यानी कि उनको और बढ़ावा देंगे, तो और बढ़ावा तो देना नहीं है कभी भी, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे कि भाई आप ऐसा ना करें, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो सुधर जाए। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। NEP 2020 के अनुसार प्रिपरेटरी स्टेज में किस क्लास के बच्चे आते हैं, यानी कि ये पूछा है आपके प्रिपरेटरी जो स्टेज है उसमें कौन सी क्लास के बच्चे आते हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 2, 3 से 5, 2 से 3 या 1 से 5। तो ये कौन सी क्लास के होते हैं, ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं। और ये एज अगर पूछ लेता कि कौन सी एज के बच्चे आते हैं, तो ये होती है 8 से 11 साल की एज NEP 2020 के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर क्या क्या मेथड हो सकते हैं, एक हो सकता है प्ले मेथड हो सकता है, डिस्कवरी हो सकती है, एंड एक्टिविटी बेस्ड हो सकती है टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंटरेक्टिव क्लासरूम भी आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए टीचिंग एप्टीट्यूड के। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो पार्ट है आपको लगातार मिले। और साथ ही साथ जामिया के DLED की इन्फॉर्मेशन भी आपको लगातार मिलती रहे, और यह जामिया से रिलेटेड जुड़ी अपडेटेड, अलीगढ़ से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया के DLED, B.Ed नर्सरी या B.Ed स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।